जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की पिछली वीडियो क्लास में आपने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति और क्षेत्र और उपक्षेत्र को जाना था। और साथ में आपको याद है आपने 3 भूगोलवेताओं की परिभाषा भी समझी थी, जिसमें एक थे रैटजेल भाई साहब, एक उसकी शिष्या एलन सैंपल और साथ में विडाल डी ला ब्लास। उनकी परिभाषा को हमने अच्छे से समझ लिया था। तो वहीं से आज की क्लास है वो आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों भूगोलवेताओं ने अपने बहुत से रिसर्च किए मानव भूगोल के विकास के लिए। तो क्या किया इन्होंने, किस प्रकार से अपनी बातें यानी अपनी विचारधाराएं हैं हमें दी, आज की क्लास में हमें इनको अच्छे से समझना है। समझने पर आपको फोकस करना है, बाकी काम अपने आप ही आसान हो जाएगा। और उसके बाद में इन सभी चीजों को नोट्स फॉर्म में अपने रजिस्टर में आपको उतारना है। बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम है वो मिल जाएगा, पहले आप अच्छे से इन चीजों को समझ लीजिए। तो 2 चीजों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं। देखिए, आरंभिक अवस्था में जो मानव था वो प्रकृति से यानी नेचर से, पर्यावरण से अधिक प्रभावित था। क्यों था भाई? क्योंकि उस समय जो प्रौद्योगिकी है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का उसको कोई भी ज्ञान नहीं था। और साथ में उस टाइम मानव की जो सामाजिक विकास की अवस्था थी वो भी आदिम प्रकार की थी, जंगली टाइप की थी, आप ऐसे समझिएगा। तो इससे उस मानव के ऊपर क्या फर्क पड़ा? तो इंसान ने तो सरेंडर कर दिया और उसने कह दिया, हे प्रकृति, तू जिस हाल में मुझे रखेगी मैं तो उस हाल में रह लूंगा। अर्थात मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। और इसे क्या कहा जाता है? मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। मानव का प्राकृतिकरण किसे कहा जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इससे मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? जब उसने अपने आप को नेचर के लिए सरेंडर ही कर दिया तो वो मानव है वो सिर्फ प्रकृति की सुनता था, उसके भय से उसकी पूजा करता था। मानव है वो प्रकृति का गुलाम हो गया था, प्रकृति का गुलाम, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर डिपेंड हो गया? प्रकृति पर। जो नेचर देगा उसके अकॉर्डिंग हम खा लेंगे, रह लेंगे, पहन लेंगे, ये सारी चीजें। इसका एक एग्जाम्पल है वो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, एक बॉक्स बनाकर। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के जंगलों में बेंदा नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है। किस प्रकार से वो जंगलों में रहता है, वहां पर स्थानांतरित कृषि करता है और पानी उसको वहीं मिल जाता है, जो वहां कंदमूल मिलता है उसको वो खा लेता है, जो पेड़ों की जो छाल है, पत्ते हैं, उनको वो कपड़ों के रूप में पहन लेता है। तो ये सारी चीजें, वो जो कहानी है बॉक्स की, आप समय निकालकर जरूर उसको पढ़िएगा। वो यही बताती है भी विकास की प्रारंभिक अवस्था के अंदर मानव है वो प्रकृति के अनुसार ही रहता था, जैसे वो कहती वैसे ही वो करता था। और ये इस प्रकार की ये सारी जो बातें हैं ये मानव भूगोल के अंदर एक पुरानी विचारधारा है और जिसका नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात आती है। तो क्वेश्चन आ जाए पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? तो मानव भूगोल की एक विचारधारा है और इसमें आप क्या लिख सकते हो कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर आपने मानव का प्राकृतिकरण समझ लिया, यानी मानव प्रकृति के अनुसार ही सारे काम है वो करता है, वो ही पर्यावरणीय
निश्चयवाद है। और ऐसा क्यों हुआ यह भी हमने जान लिया, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं था। अब क्या होता है, अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। समय के साथ साथ है वो इंसान ने, मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने लगा। याद कीजिए विडाल डी लाप्लास की परिभाषा को, वो ये बात कहता है उसके अंदर भी समय के साथ मानव प्रकृति के नियमों को समझने लगा और इसके बाद ही टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास है वो कर पाया। नियम समझ में आए भी, नेचर क्या चाहती है, किस प्रकार से वो कुछ नया कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से कर सकता है, तभी तो कुछ नया बनना था, यानी टेक्नोलॉजी का विकास है वो बाद में हो पाया। और प्रकृति का यही ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो देता है। अब एक यहां पर एक बात और निकल जाती है भी, जो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो प्रौद्योगिकी है, ये समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। कई बार जैसे एग्जाम में ये लाइन दे दी जाती है भी प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, समझाइए। तो अब हम जो चीजें यहां समझ रहे हैं इसके आसपास की, वही उसका उत्तर हो जाती है भी टेक्नोलॉजी है वो सांस्कृतिक विकास। आपको याद है सांस्कृतिक विकास का मतलब, आपको बताया था भी इंसान बहुत सी चीजें बनाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वही है सांस्कृतिक डेवलपमेंट। जैसे एग्जाम्पल ले लें इस डेवलपमेंट के भी, जब इंसान को घर्षण और ऊष्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया भी, किसी दो चीजों को रगड़ने से, दो पत्थरों को रगड़ने से उससे चिंगारी निकलती है, तो उससे उसने अग्नि की यानी आग की खोज कर ली। जब इंसान ने डीएनए और जेनेटिक्स के रूल्स, आनुवंशिकी के नियमों को जान लिया, तो उसने बहुत सी बीमारियों का उनकी सहायता से इलाज ढूंढ लिया। जब उसने वायु के गति के नियमों को जान लिया, तो देखिएगा एरोप्लेन बना दिए। ये सब क्या है, ये हमारी टेक्नोलॉजी के ही तो उदाहरण हैं। तो जैसे जैसे इंसान नियमों को जानने लगा, तो नई नई चीजों का निर्माण करने लगा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो प्राकृतिक जो संसाधन, प्रकृति जो संसाधन हमें उपलब्ध करवाती है, वो संसाधन है वो संभावनाओं को जन्म देते हैं, हमारे सामने अवसरों को जन्म देते हैं, बस हमें उस अवसर को समझना होता है। और मानव की जो क्रियाएं हैं वो सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करती है। अब कौन सी, आप आपके घर की बात करें, मकान की बात करें, नगर की बात करें, खेत है, उद्योग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, सड़कें हैं, रेल है, आप और एरोप्लेन हैं, जो भी चीज इंसान ने बनाई है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती है। और ये किसके कारण हुआ, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण। तो यहां आपको क्या समझ में आया, यहां आपको यह बात समझ में आई भी मानव भैया प्रकृति के अनुसार चलता है। उसने कह दिया प्रकृति जैसे नचाएगी मैं तो वैसे नाचूंगा। अब ये मत समझ लेना भी घरवाली जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा, प्रकृति जैसे नचवाएगी वैसे नाचूंगा। यहां थोड़ा इंसान समझदार हो गया, उसने कहा ना ऐसा नहीं है, मुझे भी तेरी कहानी प्रकृति नेचर समझ में आ गया, मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तुझे चेंज कर लूंगा। और यही बात अब आ रही है जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, जब इंसान नेचर को अपने अनुसार ढाल लेता है, तो वो कहलाया प्रकृति का मानवीयकरण। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, यहां मानव का प्राकृतिकरण है यानी मानव प्रकृति के अनुसार हो रहा है, और यहां टेक्नोलॉजी की वजह से
प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, मानव प्रकृति का स्वामी बन गया है। यहां हमने कहा था भी इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है, जबकि यहां क्या समझ में आ रहा है भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चीजें बनाने के लिए स्वतंत्रता की स्थिति में आजाद है। उसे टेंशन नहीं है, वो कहता है मैं अपने आप तुझसे कुछ न कुछ बनवा लूंगा। और ये विचारधारा मानव भूगोल में कहलाई संभववाद। जब प्रकृति मानव का प्राकृतिकरण हुआ तो विचारधारा कौन सी बनी? पर्यावरणीय निश्चयवाद। और जब प्रकृति का मानवीयकरण हुआ तो यह भी मानव भूगोल की एक विचारधारा कहलाई, जिसका नाम है संभववाद, पॉसिबिलिज्म की बात आती है। जो हमने यहां समझा वही इसका आंसर है भी प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। यह विचारधारा कहलाती है संभववाद। बॉक्स दिया गया है एक पाठ्य पुस्तक में ट्रॉइंडहोम शहर के बारे में, आप उसको पढ़िएगा किस प्रकार इंसान ने अपने आवश्यकताओं के अनुसार चेंज किया। उसने हीटर बना लिए सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कूलर बना लिए, उसने कंप्यूटर का डेवलपमेंट कर लिया, उसने एरोप्लेन का डेवलपमेंट कर लिया। तो ये कहानियां आपको इसलिए बताई जाती है ताकि बच्चे हैं वो उस टॉपिक को आत्मसात कर सके। देखिएगा दो तरीका होता है पढ़ने का। एक तो जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है वो है भैया पाठ तो चलो पढ़ना है तो पढ़ लें, वरना पासबुक ले लें और प्रश्न उत्तर कर लें तैयार। इसका खामियाजा अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में जरूर उठाना पड़ता है। यहाँ जो इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं वहाँ मैं उनको सिर्फ ये सलाह दे सकता हूँ भी आपको यहाँ जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझें, नोट करें और पाठ्य पुस्तक का साथ नहीं छोड़ें। आपको किसी भी हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सहायता की बात यहाँ ये है क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है बच्चे वो हेल्प बुक नहीं, उनके लिए तो कंप्लीट टेक्स्ट बुक ही वो पास बुक है वो हो जाती है। ठीक है +2 में आप केवल नंबर बना सकते हो, लेकिन क्या करोगे नंबर बना के, कहाँ काम आएंगे? नॉलेज काम में आएगा। अगर आप उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे तो आप कोई भी अच्छा काम आने वाले समय में अपने सपनों को सच करने में कर पाओगे। और अगर आपको जॉब या उसका नहीं सोचे तब भी समझी और सीखी हुई चीज आपका जीवन बदल देगी। तो इसलिए मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, समझने पर फोकस कीजिएगा, याद करने के पीछे मत पड़िएगा। क्योंकि जब याद करने के लिए आपको कहा जाता है तो याद कीजिए उस बात को भी सर ने आज कहा कल मैं सुनूंगा, याद करके आना। बस वही टेंशन हो जाती है किस बात की? भूलने की। इसलिए याद के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि भूलने का डर सताएगा। इसलिए हमें तो समझना है, इनसे बात करनी है और उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। एक बार फिर लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर बाद में आप यहां से इन चीजों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगले पड़ाव पे हम एक प्रमुख विचारधारा और कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो करेंगे और जो इस फर्स्ट लेसन का अंतिम वीडियो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में प्रकृति जैसा कहती थी, इंसान वैसा ही करता था, वो उसका गुलाम था, यानी मानव का प्राकृतिकरण हो जाता है। और यही मानव का प्राकृतिकरण होने ही भूगोल के अंदर एक विचारधारा है जिसका नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद। फिर इंसान ने टेक्नोलॉजी जान ली और टेक्नोलॉजी के दम पर उसने प्रकृति के नियमों को समझकर अपने अनुसार उसके अंदर बहुत से चेंज है वो कर लिए और ये कहलाया प्रकृति का मानवीयकरण। और यही एक विचारधारा है मानव भूगोल में जिसका नाम है संभववाद। तो दो तथ्यों से आज हमने प्रकृति का मानवीयकरण और मानव का प्राकृतिकरण की सहायता से दो प्रमुख विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद को जान लिया है। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा और उसका जरूर अगले वीडियो में उसका आंसर है वो मैं दूंगा। और एक चीज अब जाते जाते ये भी बता दूं, इस चैनल के ऊपर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों का सिलेबस है वो कंप्लीट है, वो करवाया जाएगा। रिवीजन, इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिल जाएगी भैया, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो आप
सब्सक्राइब कर लें, उसका बेनिफिट यही रहेगा, अभी आपको नोटिफिकेशन है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।